हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। अगर कोई आपके फेवरेट मानवा लुकिज्म की डिटेल्स के बारे में पूछे तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में टू बॉडीज, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और ईओएस डैनियल का ही ख्याल आता है और न्यू आर्क के लॉन्च होते ही नई बैडी के फीचर्स देखकर चला भी जाता है। लेकिन मैं और क्रिश भाई गैप्रोंग किमो जॉनी सिंस के बड़े वाले डिल्डो के फैन हैं और उन्हीं की तरह काफी डीप जाकर आज हम आपको लुकिज्म की कुछ अमेजिंग हिडन डिटेल्स बताने वाले हैं। वैसे ये वीडियो इस सीरीज का पार्ट 2 है। अगर पहला नहीं देखा तो ये भी तुम्हें इनकॉग्निटो मोड में देखने की जरूरत नहीं है। पार्ट 1 तुम्हें मेरे चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वो देख लो ताकि अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आज का रंगारंग कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। पैराडाइज भाई स्टार्ट करो भाई। लुकिज्म चैप्टर 518 में जब हमें चार्ल्स चोई के मरने के बाद जब वो सारा आफ्टर मैथ दिखाया जाता है जिसमें हर एक कैरेक्टर अपनी एक नई डेस्टिनी पर निकलने वाला होता है, तब हमें यूजीन और जेम्स ली की मीटिंग दिखती है और वो दोनों बातें करते हुए उस पूरे इंसिडेंट को विटनेस करते हैं जब पुलिस जस्टिन और चक को गैप्रोंग किम की किलिंग के इल्जाम में पकड़ कर ले जा रहे थे। हमें ये अच्छे से पता है कि गैप्रोंग किम के मर्डरर कौन है, बट जस्टिन और चक को पकड़वाने की ये प्लानिंग यूजीन और जेम्स ने असलियत में 86 चैप्टर पहले 432 में ही कर दी थी। और सच कहूँ तो ये प्लान यूजीन का ही था। अब ये तो बस एक लुल्ली सी डिटेल थी, असली डिटेल तो अब शुरू होती है। इसी 432 वाले चैप्टर के अंदर यूजीन और जेम्स एक दूसरे को भी ब्लैकमेल करते हैं, लेकिन तब शॉर्ट ऑफ अपर हैंड यूजीन के पास था। इसीलिए चार्ल्स चोई को एलिमिनेट करने के लिए वो जेम्स को अपनी साइड कर लेता है, ये बताकर कि एक हायर रैंक वाला पुलिस वाला उसके अंडर में है और उसी के जरिए अपनी प्लानिंग के थ्रू वो जेम्स को इस केस से क्लीन चिट दिलवा सकता है। और यही चीज जेम्स के सामने रिवील करके उसने अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि असल में 518 के अंदर जब उसकी ये प्लानिंग प्रोग्रेस हो रही थी तब हम देखते हैं कि जस्टिन और चक को पकड़ने वाला कॉप असल में यूजीन का खास वो हायर रैंकर वाला ऑफिसर नहीं था, बल्कि वो थे हमारे जे झाटो की, जो असलियत में जेम्स ली का खास आदमी है, ना कि यूजीन का। यानी जरा सोच कर देखो कि जेम्स ली ने कितने लंबे वक्त से एक परफेक्ट प्लानिंग ऑलरेडी करके रखी थी, जिसके थ्रू उसने स्लोली गवर्नमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी पकड़ बना ली। नो डाउट उसकी ये प्लानिंग पहले से होगी, लेकिन इसको तेजी से हवा देने वाला यूजीन ही था। भाई ने स्टाइल में अपने पत्ते ऐसे खोले कि सामने वाले ने प्लानिंग करके उसकी पूरी खोल दी और बिना उसकी ऑर्गेनाइजेशन के वीकनेस के भी जेम्स ली ने बिना कुछ किए घर बैठे पूरे के पूरे वर्कर्स का 99% हंट कर डाला। और इसमें वो पुलिस भी इन्वॉल्व थी जिसको यूजीन भाई पास्ट में पैसों के दम पर कंट्रोल किया करते थे। यामाजाकीज़ के कोजिमा ब्रदर्स, जिनको कई लोग घोस्टली ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, और ये दोनों भड़वे एंटायर लुकिज्म के सबसे बड़े पनौती है। तो सबसे पहले तो ये यामाजाकीज़ थे और इन दोनों ने अर्ली स्टेज में गन को ट्रेनिंग दी। उसके बाद गन की लाइफ और पूरे यामाजाकी क्लैन दोनों के लग गए। फिर अपनी तशरीफ उठाकर ये लोग आए साउथ कोरिया, शैमन के अंडर में शियोन जी युक को ट्रेन किया, उसके लग गए। विनजिन को ट्रेनिंग दी, उसके भी लग गए। फिर शैमन भी टपक गया और फिर ये दोनों तेजिन को बीच में लटका कर सीधा उसके बापूजी के दुश्मन चार्ल्स चोई से मिल गए। फिर उसको बिट्रे करके यूजीन से मिले, चार्ल्स का रेड पेपर वाला सीक्रेट खोला और फिर हंट फॉर गन आर्क के दौरान खुद ही रेड पेपर लेने मिस किम के पास पहुंच गए। और हमें पता है कि उस आर्क में कितनी तबाही हुई थी। वर्कर्स के ऑलमोस्ट सारे एग्जीक्यूटिव ठुके पड़े थे और उस आर्क के एंड में चार्ल्स चोई भी टपक गया। लेकिन जब ये दोनों बड़वे मिस किम को धर रहे थे तब वहाँ पर एंट्री हुई थी टॉम ली की। और फिर इन दोनों का क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर उड़ती उड़ती आई थी कि शायद टॉम ने उनको थोड़ा पेलने के बाद अपने व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर की बुड्ढा गैंग में रख लिया होगा। एंड अगर ये बात सच है तो भाई अभी टॉम ली की हालत देखो। मतलब ये दोनों भड़वे जिसके भी अंडर में गए हैं उनकी लाइफ की वाट लगा दी है। एंड समहाउ ये लोग अभी तक किसी की नजर में नहीं आए। लोग जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, लेकिन ये दोनों भाई उसी छेद में हगमुत देते हैं। अब ये वाली डिटेल यूजीन और जेम्स ली के माइंडसेट से रिलेटेड है। इन दोनों मास्टरमाइंड कैरेक्टर को हमने डिफरेंट टाइम पर कुछ काफी खास बुक्स पढ़ते हुए देखा है। चैप्टर 443 के अंदर यूजीन गॉर्जियस नाम की एक बुक पढ़ रहा था जिसमें बातों से मैनिपुलेट करने की कला कही गई है। और उस बुक का एक फेमस कैरेक्टर कैलेशियस ये कहता है, माइट मेक्स राइट। इसका मतलब है कि ताकतवर कमजोर पर राज करने का हक रखते हैं और मोरल्स सिर्फ कमजोरों के लिए होते हैं। सो यूजीन भी ज्यादातर इसी आइडियोलॉजी पे तो चला है। वो खुद फिजिकली वीक है पर उसके पास बातों का माया जाल है, काफी सारा पैसा है और ब्लैकमेलिंग करने वाला दिमाग। वो बड़े बड़े फाइटर्स को अपना प्यादा बनाकर उनका इस्तेमाल भी कर चुका है। इस बुक का एक फेटल लॉ है जिसके अंदर प्लाटो ये कहते हैं कि सोफिस्ट्री और मैनिपुलेटर के पास सिर्फ पावर का इल्यूजन होता है
असली पावर नहीं। और कहीं ना कहीं यूजीन के केस में ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जब यूजीन के अपने फाइटर्स जैसे कि युशियोंग, मैंडियोग, रूहे कमजोर पड़ते हैं या हार जाते हैं तो वो भी एक पॉइंट पर लाचार हो जाता है। अब जेम्स के केस में हमने कुछ लेटेस्ट चैप्टर्स के पहले ही उसे निकोलो मैकियावेली की बुक रीड करते हुए देखा था। इस बुक का नाम है द प्रिंस। इसमें पावर को अचीव करना और उसे बरकरार रखने की अल्टीमेट गाइड है। इसका सबसे बड़ा रूल ये कहता है द एंड जस्टिफाइड द मीन्स। तो रास्ता चाहे कोई भी हो, बुरा हो या अच्छा, वो बिल्कुल सही है। और दूसरा रूल ये है इट्स बेटर टू बी फियर्ड देन लव। प्यार से बेहतर है कि लोग आपसे डरे। और जेम्स ली इन दोनों रूल्स का एक प्राइम एग्जाम्पल है। वो सिर्फ दिमाग से चालाक नहीं है, बल्कि उसके पास एब्सोल्यूट फिजिकल स्ट्रेंथ भी है। इस बुक में मैकियावेली कहते हैं कि एक रूलर को लोमड़ी की तरह चालाक और लायन की तरह ताकतवर होना चाहिए। और जेम्स ली बिल्कुल यही तो है। उसके पास दिमाग भी है और दुश्मन को कुचलने की ताकत भी। यूजिन बैठकर सिर्फ चालें चल सकता है, वहीं पर जेम्स ली एब्सोल्यूट सुपीरियर है। उसका अपनी हर एक चाल पर पूरा कंट्रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, बंदे ने हंट फॉर गन पार्क आर्क में कुछ नहीं किया, लेकिन सारी चीजें उसी के फेवर में हुई। लेटर ऑन अगर हम पूरी सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करें तो चार्ल्स चोई का मरना, गन का जेल जाना, यूजिन की पूरी वर्कर्स का डिस्ट्रॉय हो जाना, और अभी जैसे हमने हंट फॉर वर्कर्स में भी देखा, यूजिन ने जितनी सारी फोर्स भेजी थी वो ऑलरेडी जेम्स ली के अंडर ही थी। और यूजिन का क्या गंदा वाला कटा था। सेकंड बॉडी डैनियल पार्क वर्सेस गन, चैप्टर 285। जब गन डैनियल के साथ हल्की फुल्की फाइट करते हुए उसे अपना सक्सेसर बनने का ऑफर देता है और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन एंड ओल्ड मदर के बारे में बात करता है। और यहीं पर काफी फैंस को ये कंफ्यूजन होता है कि आखिर गन पार्क को डैनियल की मदर के बारे में कैसे पता। आई मीन शेनहुई पार्क तो ओजी डैनियल की मदर है, ना कि सेकंड बॉडी वाले की। तो क्या गन को उसके सेकंड बॉडी के राज और उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी पता है? अगर इन सारे पैनल्स को ध्यान से देखो तो हमें दो सिनारियोस खास पता चलते हैं। फर्स्ट, कि गन को सही में सेकंड बॉडी डैनियल, उसकी 2 बॉडीज वाली आइडेंटिटी के बारे में सब कुछ पता है। और सेकंड सिनारियो ये है कि गन ने उसकी ओल्ड मदर वाली बात ऐसे ही एजम्पशन लगाकर रैंडमली बोली थी। आई मीन इतने बड़े लौंडे की माँ जवान तो होगी नहीं मिस किम की तरह। और ऊपर से गन को भले ही ये पता हो कि डैनियल झोपड़े जैसे घर में रहता है, बट वो थोड़ी जानता था कि भाई का स्कूल के अंदर उठना बैठना जेहोंग की गोदी से शुरू होता है। सो ऐसे ही रैंडमली उसने बोला, If you become my successor, you will be making 100 grand a month, a big amount of money your old mother couldn't even get her hands on. अब ये नेक्स्ट वाली डिटेल यामाजाकी क्लैन और उनके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से जुड़ी है, जिसका कंफर्मेशन वैसे तो हमें इस रिसेंट वाले प्री जनरेशन आर्क में मिल गया है, लेकिन इसका हिंट हमें गैप्योंग किम के फ्लैशबैक के थ्रू टोटल 7 आर्क से पहले ही दिखा दिया गया था। जब शिरोनी आर्क के दौरान चैप्टर 525 में शिंगन शिनटारो से फाइट करता हुआ अपने TUI मोड में आया था, तब हमें यंग गैप्योंग किम मिस किम को इंटरव्यू देते हुए दिखाए जाते हैं और तब वो बात कर रहे थे शिंगन के UI मोड की। तब उन्होंने क्लियरली ये कहा था, while other people control their ultra instinct in order to be stronger, Shingen control his ultra instinct in order to suppress his strength। यानी कि यामाजाकी क्लैन के दूसरे भी कुछ एलाइट फाइटर्स या फिर कुछ लोग ऐसे थे जो प्री जनरेशन के एरा में गैप्योंग किम के फीस्ट के अगेंस्ट अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल फाइट के दौरान किया करते थे। वैसे इन सारे आर्क के काफी टाइम पहले से ये रूमर चलता हुआ आ रहा था कि जब यामाजाकी जापान से साउथ कोरिया पर कब्जा करने आए थे तब उनके पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाले सोल्जर्स की आर्मी थी। और हाँ, अभी ये रिसेंट वाले आर्क के अंदर हमें वैसे कई सारे लोग दिख सकते हैं जिसकी शुरुआत गेंजो यामाजाकी से हो गई है। वैसे क्रिश भाई, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये चीज स्टार्टिंग से ही मेरे लिए बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस थी। डेफिनेटली यामाजाकी क्लैन में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स है, वो सिंडिकेट पूरे जापान पर राज करती है। लोगों को लगता था कि शिनतारो शिंगेन के अलावा तो कोई स्ट्रॉन्ग फाइटर्स है ही नहीं, और अगर होते तो 600 चैप्टर बीत चुके, अब तक हमने देखे क्यों नहीं। और इसका सबसे सिंपल रीजन है कि हमने कभी यामाजाकी सिंडिकेट की स्टोरी फॉलो ही नहीं की। इवन जब भी प्री जनरेशन की बात होती थी हमेशा स्टोरी फिस्ट गैंग के अराउंड ही रिवॉल्व करती थी। लिटरली 500 चैप्टर बीतने के बाद हमें पता चला था कि यामाजाकी सिंडिकेट में शिनतारो शिंगेन एग्जिस्ट करते हैं। लुकिज्म फैंस को ये नॉर्मल सी बात काफी अच्छे से पता है कि इस बचकाने बुड्ढे आधे ठाकुर चार्ल्स चोई ने यामाजाकी के साथ ये रेड पेपर वाला कॉन्ट्रैक्ट किया था और उस पर जो पंजा है वही हाथ शायद से यामाजाकी ने एक ओथ के तौर पर काट दिया है। बट स्टिल कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि चार्ल्स ने अपने उस हाथ को शिंगेन के साथ फाइट के दौरान या फिर प्री जनरेशन के वॉर के टाइम पे ही खोया होगा। लेकिन जब हम उसके पास्ट की ये फोटो देखते हैं यूनहा सुपरमार्केट वाली, तो उसमें साले के हाथ बिल्कुल बराबर है। और हाँ, ये घर बसाने वाली फोटो
प्री जनरेशन के उस वॉर के बाद की ही होगी। सो क्लियरली ये प्रूव होता है कि उसका हाथ प्री जनरेशन के वॉर में नहीं कटा था, बल्कि काफी टाइम के बाद उसने सच में यामाज़ाकी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होगा या फिर कोई हादसा हुआ होगा, उसमें उसका लेफ्ट हैंड चला गया और स्लीव बच गई। अब इस नेक्स्ट वाली डिटेल को आप एक तरीके से फ्यूचर प्रेडिक्शन भी कह सकते हो। जेम्स ली के प्लान के अकॉर्डिंग उसने जिन 4 फोटोग्राफ्स को किटी किम को दिया था, उनमें एक फोटो के अंदर टॉम ली और मिस किम दोनों थे। और जिस तरीके से हमें टॉम ली का और किंग ऑफ जियोलाडो चंगसू का पास्ट डिस्प्यूट वाला जो कनेक्शन दिखाया गया है, उससे ये चीज साफ हो जाती है कि इन दोनों की राइवलरी का एंड काफी बुरा होने वाला है। और चांसेस यही है कि टॉम ली शायद से फ्यूचर में सर्वाइव ना कर पाए, और अगर कर भी पाए तो उसे लाइफ टाइम काफी हैवी इंजरी हो। और उस इंसिडेंट के रिवेंज के लिए पीटीजे ने ऑलरेडी एली जैंग और किंग ऑफ जियोलाडो चंगसू की फाइट को हल्का फुल्का धीमी आंच पर सेटअप किया है। सो हाँ, अगर टॉम ली के हालात बिगड़ते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बिगड़ेंगे, तो अपने मिस्टर कारपेंटर का बदला लेने एली जैंग नाम का जानवर और भी ज्यादा खूंखार बनने वाला है। द बैड न्यूज जीनियस। नहीं, ये चार्ल्स चोई के उन 10 जीनियस में से एक नहीं है। जहां ये जानी है वहां बैड न्यूज आनी है। कहानी या आर्क जो भी हो, इनकी अपीयरेंस आनी है। बल्कि ये वो महापुरुष है जो लुकिज्म की हर एक गैंग, हर एक क्लैन, हर एक फार्म के अंदर मौजूद है। हाँ, इसे हम सस्ता कोरियन स्टैन ली का एनपीसी कह सकते हैं, जो सिंगल यूनिवर्स के अंदर मल्टीपल जगह पर मौजूद है। मैंने लिटरली अपने एंड से गरीबों वाला काउंटिंग किया तो भाई साहब अब तक 20-22 बार अपीयरेंस दे चुके हैं। इवन हंट फॉर वर्कर्स की स्टार्टिंग में भाई को हैवी इंजरी भी हो गई थी, बट वी नो कि बंदा उसे भी सरवाइव कर जाएगा। और नियरली फ्यूचर में हमें अलाइड गैंग जब एक्सपांड करती हुई दिखेगी, तब उसमें भी कहीं ना कहीं लोअर रैंक पर ये होगा। अब ये डिटेल जून गो किम के सीक्रेट फ्रेंड्स वाले ग्रुप से रिलेटेड है, लेकिन मैं इसके बारे में पूरे तरीके से श्योर नहीं हूँ। चैप्टर 293 के अंदर हमें ये दिखाया गया था कि वर्कर्स की 4th अफिलिएट के अंदर जब गो सेकंड बॉडी डैनियल से मिलता है, तब वो उसे अपना वन ऑफ द सीक्रेट फ्रेंड बनने का ऑफर देता है और उसे गारंटी देता है कि उसे हायर लेवल पर जाने को मिलेगा और काफी तगड़ा रोकड़ा मिलेगा। अगर वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो वो ऐसा चौथा पर्सन बनेगा जो गो का सीक्रेट फ्रेंड बनेगा। बट अगर टाइमलाइन के हिसाब से देखे तो अब तक गो के सिर्फ 2 ही सीक्रेट फ्रेंड थे, पहला तेजिन और दूसरा सैमुअल सीओ। लोगन ली गो की साइड चैप्टर 301 के अंदर आया था, डैनियल को दिए गए 293 वाले ऑफर के बाद। सो क्या लुकिज्म में कोई अननोन मैन ऐसा एग्जिस्ट करता है जो गो का सीक्रेट फ्रेंड है और अब तक वो रिवील नहीं हुआ? ये बस मेरा एक एजम्पशन है, तो मुझे इस पर आप सबकी भी ओपिनियन चाहिए। तो प्लीज कमेंट्स में बताना कि आप इस डिटेल के बारे में क्या सोचते हो। चलो 10वीं डिटेल मैं बताता हूँ, और ये डिटेल है हमारे गन से रिलेटेड। तो जब हमारी हंट फॉर गन पार्क आर्क चल रही थी, तब सडनली रैंडमली TUI मोड आ जाता है। अब फैंस की शिकायत थी कि ये TUI मोड तो कम्प्लीटली प्लॉट है, इसके बारे में तो पहले कुछ बताया ही नहीं गया, अचानक से ये गन की एस बचाने के लिए आ गया। इसका मतलब राइटर ही फुद्दू है भाई, उसे तो लिखना ही नहीं आता है ना। अजी घंटा मेरा। एक्चुअल में TUI मोड की फोरशैडोइंग बहुत पहले ही हो चुकी है। चैप्टर 286 जब हमारे गन एंड UI डैनियल की फाइट हो रही थी, तो जैसे ही डैनियल UI मोड में एंटर करता है, गन बोलता है कि कब से अनकॉन्शियस रहकर फाइट करने लगा। किसी मेरे जैसे को देखना काफी रेयर है। तो अगर हम नोटिस करें तो भले ही गन के पास ब्लैक आइज थी, लेकिन गन उस टाइम अनकॉन्शियस रहकर फाइट कब करता था? वहां पर एक्चुअल में ये फोरशैडोइंग की गई थी कि गन भी अनकॉन्शियस रहकर फाइट करता है, और वही तो था हमारा TUI मोड। जोक्स अपार्ट एक बात बताऊं, ये कुछ लोग अपने आप को जितना स्मार्ट समझते हैं ना, ये उतना है नहीं। और ये लोग जो राइटर को फुद्दू समझते हैं ना, राइटर फुद्दू भी नहीं है, बंदे अपने अलग ही डिल्यूजन में जी रहे हैं। पैराडाइज भाई, आपके क्या ओपिनियन है इस बात पर? पेड़ पे अंगूर, अंगूर पे लंगूर, लंगूर की गांड लाल है, दिल्ली का हाल बेहाल है। धुआं है या कोहरा, पता नहीं बैंक का लौड़ा, जाने किसकी चाल है, दिल्ली का हाल बेहाल है। जीवी 64